हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग फिर से आपके सामने अवेलेबल है टैक्सेशन का वीडियोस के साथ। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे टॉपिक इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस। जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें हमने सीखा था कि हाउ अ पर्सन, हाउ एन इंडिविजुअल becomes resident, how he is classified under the category resident or non resident। तो बेसिक कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है कि चेक करने के लिए वेदर वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, अगर वो रेसिडेंट बन गया है तो हम चेक करते हैं फर्दर कि वो रेसिडेंट है एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इन ऑर्डर टू चेक whether a person is an individual is a resident as well as ordinary resident, इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। और एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दो कंडीशन है, दो में से दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आंसर बिकम्स रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन या फिर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आंसर विल बी रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स का क्लासेस नहीं कर रखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। वहां पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियोस है वो वहां से मिल जाएगा। Then you will get a thorough knowledge about the basic concepts about this chapter and the basic condition and the additional condition. So without wasting much of time, let us start with today's topic. Now topic is incidence of tax. Incidence of tax topic क्या है? Incidence of tax. इसमें हमको ये सीखना है कि इनकम, पहला बात हमको ये समझना है कि इनकम दो तरह का होता है, एक होता है इंडियन इनकम और एक होता है फॉरेन इनकम। इनकम दो तरह का होता है, एक होता है इंडियन इनकम एंड द सेकंड वन इज फॉरेन इनकम। क्लियर? नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम क्या है। तो अगर इनकम का अक्रूवल या फिर रिसीव इन इंडिया है तो उसको हम लोग कह देंगे इंडियन इनकम। अगर इनकम का अक्रूवल या फिर रिसीव इन इंडिया है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसको हम लोग पहचानेंगे इंडियन इनकम के नाम से। जैसे देखो, आज हम अपना क्लासेस करवा रहे हैं इन इंडिया, तो आई एम गिविंग माय सर्विस इन इंडिया। तो मेरा जो प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम है, जहां से मेरा इनकम ओरिजिनेट हो रहा है, वो कौन सा प्लेस है, इंडिया है। क्लियर? हम अपना सर्विस कहां दे रहे हैं, इंडिया में, तो मेरा प्लेस ऑफ इनकम एक्रूवल, ठीक है, प्लेस ऑफ एक्रूवल जहां से मेरा इनकम ओरिजिनेट हो रहा है, मेरा इनकम कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, कहां से एक्रू हो रहा है, इंडिया से। एंड एज वेल एज आई एम रिसीविंग द फीस इन इंडिया। हम सर्विस दे रहे हैं इंडिया में तो मेरा प्लेस ऑफ एक्रूवल इन इंडिया हुआ, और हमको फीस भी रिसीव हो रहा है इंडिया में तो मेरा इनकम भी रिसीव हो रहा है इन इंडिया। इनकम का अक्रूवल या फिर इनकम का रिसीव, कोई भी चीज अगर इंडिया में हो जाए या फिर दोनों ही चीज इंडिया में हो जाए तो वो कहलाएगा इंडियन इनकम। इनकम का अक्रूवल या फिर इनकम का रिसीव, कोई भी चीज अगर इंडिया में हो जाता है तो वो कहलाएगा इंडियन इनकम। और हमको ये चीज याद रखना है कि इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, वेदर वो रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ठीक है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो, इवन इफ इज नॉन रेसिडेंट, तब भी जो इंडियन इनकम है वो सबके लिए टैक्सेबल होता है। इंडियन इनकम क्या होता है, प्लेस ऑफ एक्रूवल या फिर रिसीव हो रहा है इंडिया में, इनकम का एक्रूवल इंडिया में हो रहा है, मतलब प्लेस ऑफ सर्विस, जहां पे हम लोग सर्विस दे रहे हैं वो इंडिया है, तो प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम क्या होगा, इंडिया। जहां पे हम सर्विस दे रहे हैं अगर वो इंडिया है तो प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम क्या होगा, इंडिया। और अगर हमको पैसा भी रिसीव इंडिया में ही हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनकम अक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया एंड सच इनकम इज इंडियन इनकम। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम अक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया एंड सच इनकम विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। क्लियर? नाउ अगर एक्रूवल इंडिया में हो रहा है, इनकम का अक्रूवल अगर इंडिया में हो रहा है बट रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, इनकम का अक्रूवल इंडिया में हो रहा है मतलब प्लेस ऑफ सर्विस कहां पे है, कहां हमने सर्विस दिया, इन इंडिया, तो इनकम अक्रूड कहां हुआ, इन इंडिया, बट हमको पैसा रिसीव आउटसाइड इंडिया हुआ है, हमको जो पैसा रिसीव हुआ है वो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है पैसा, तब भी वो क्या माना जाएगा, इंडियन इनकम। एक्रूवल या रिसीव में से कोई भी चीज अगर इंडिया में हो जाए तो वो इंडियन इनकम कहलाएगा। टेकिंग द अदर सिचुएशन,
इनकम अगर एक्रूड हो रहा है आउटसाइड इंडिया बट मनी इज रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अगर एक्रू हो रहा है आउटसाइड इंडिया, मतलब हमने सर्विस कहां दिया, आउटसाइड इंडिया, और पैसा हमको रिसीव हो रहा है, फर्स्ट टाइम रिसीव हो रहा है इन इंडिया, तब भी वो क्या माना जाएगा, इंडियन इनकम। मतलब अगर इनकम एक्रूड इन इंडिया है तो वो इंडियन इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी वो इंडियन इनकम है, इनकम एक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी वो इंडियन इनकम है। इसका मतलब अगर एक्रूड इन इंडिया है तो इंडियन इनकम, रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम, एक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी वो इंडियन इनकम है। एक और कंसेप्ट है डीम्ड टू बी एक्रूड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। बहुत सारा सिचुएशन में हम लोग चेक करेंगे सम्स करते समय कि कुछ सिचुएशन में इनकम एक्रू हो रहा है आउटसाइड इंडिया, फिर भी जबरदस्ती उसको मान लिया जा रहा है कि वो डीम्ड टू बी एक्रूड कहलाएगा इन इंडिया। इट इज डीम्ड, इट इज अज्यूम्ड दैट वो एक्रू तो हुआ है आउटसाइड इंडिया में, बट हम लोग डीम्ड करके चलेंगे, अज्यूम करके चलेंगे एज इफ वो इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है। बहुत सारा सिचुएशन में हम देखेंगे कि इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया है, मनी भी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, बट इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जैसे देखो, होमवर्क नहीं करने पे टीचर्स लोग डीम्ड कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क बना लिया है। क्लियर, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एज इफ हमने होमवर्क दिया था और सबने होमवर्क बना लिया, अब जो नहीं बनाया उसका नुकसान है। क्लियर, तो वैसे ही डीम्ड कंसेप्ट क्या बोलता है कि बहुत बार ऐसा होगा कि प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया है, इनकम भी रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, एक्रूवल भी आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया, फिर भी डीम्ड एक्रूवल मान के चलेंगे या फिर डीम्ड रिसीव्ड मान के चलेंगे। तो एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, अगर प्लेस ऑफ एक्रूवल इन इंडिया है तो इनकम इज सेड टू बी एक्रूड इन इंडिया, अगर प्लेस ऑफ एक्रूवल इन इंडिया है तो इनकम इज सेड टू बी एक्रूड इन इंडिया, अगर प्लेस ऑफ रिसीव, प्लेस ऑफ मनी रिसीव्ड इन इंडिया है देन इनकम इज सेड टू बी इंडियन इनकम। क्लियर, तो वो इंडियन इनकम कहलाएगा। मतलब एक्रूवल या रिसीव में से कोई भी अगर इंडिया में हो जाएगा तो वो इंडियन इनकम कहलाएगा। अक्रूड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इंडियन इनकम, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम, इनकम अक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। तो अक्रूवल एंड रिसीव्ड इन इंडिया दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों अगर इंडिया में हो जा रहा है तो वो इंडियन इनकम कहलाएगा। और याद रखना ये चीज, इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, वेदर वो रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या फिर नॉन रेसिडेंट है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर इनकम एक्रूड इन इंडिया है या फिर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है या फिर इनकम एक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया, देखो हम क्लासेस करवाते हैं तो मेरा इनकम एक्रूड होता है इन इंडिया और पैसा भी रिसीव होता है इन इंडिया, मतलब मेरा जो इनकम है वो पूरा का पूरा इंडियन इनकम है, मेरा जो इनकम है वो पूरा का पूरा इंडियन इनकम है। तो इंडियन इनकम क्या होता है, अगर इनकम एक्रूड इन इंडिया है या फिर रिसीव इन इंडिया है या फिर एक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया है या फिर डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया या फिर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, कोई भी एक अगर हो जाएगा तो वह इंडियन इनकम कहलाएगा। और इंडियन इनकम टैक्सेबल फॉर ऑल होता है। टैक्सेबल फॉर ऑल मतलब रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल। इनकम अगर एक्रूड इन इंडिया है तो वो इंडियन इनकम है, इनकम अगर रिसीव हो रहा है इंडिया में तो भी वो इंडियन इनकम है, इनकम अक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया तो भी वो इनकम इंडियन इनकम है, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया तो भी वो इंडियन इनकम है। और अगर वो इंडियन इनकम है तो वो सबके लिए टैक्सेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, वेदर वो रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल, वेदर वो रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी इंडियन इनकम इज टैक्सेबल, वेदर वो नॉन रेसिडेंट है तब भी इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। तो आज इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला तीन पॉइंट्स क्या बोल रहा है, टॉपिक का नाम है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, सेक्शन 5 नेचर ऑफ इनकम, और यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्टेटस लिख रखा है, रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। क्लियर, तो पहला पॉइंट बोल रहा है इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड एंड रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसमें से कुछ भी एक हो जाए तो वो इंडियन इनकम कहलाएगा। अगर इनकम एक्रूड इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम है, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम है, और अगर इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी इंडियन इनकम है। एग्जाम्पल लेते हैं, हर कंट्री में दूसरे कंट्रीज का एम्बसीज बना होता है। जैसे मान लो साउथ अफ्रीका में इंडियन एम्बसी है और किसी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से वहां पे भेजा है,
साउथ अफ्रीका में इंडियन एम्बेसी है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, साउथ अफ्रीका में इंडियन एम्बेसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को उस इंडियन एम्बेसी में ट्रांसफर किया है, वहां भेजा है, तो इनकम एक्रूवल कहां हो रहा है, प्लेस ऑफ एक्रूवल कहां पे हो रहा है, साउथ अफ्रीका में, विच इज आउटसाइड इंडिया। पैसा भी रिसीव हो रहा है साउथ अफ्रीका में, विच इज आउटसाइड इंडिया, बट माना जाएगा कि वो डीम्ड एक्रूवल है, डीम्ड रिसीव्ड है इन इंडिया, क्योंकि उसको किसने ट्रांसफर किया है, किसने भेजा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान के चलेगा कि वो जो इनकम है वो इंडियन सॉइल से ही अर्न कर रहा है और वो डीम्ड इंडियन इनकम माना जाएगा। क्लियर, इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इंडियन इनकम। तो इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड, एज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसमें से कोई भी एक हो जाए तो वो इंडियन इनकम है। और याद रखना, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल, वेदर इट इज रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्सेबल, रेसिडेंट बट नॉट इन ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो भी टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट तो भी टैक्सेबल। क्लियर। सेकंड पॉइंट बोल रहा है इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया। देखो एक्रूवल आउटसाइड इंडिया है, लेकिन अगर रिसीव इन इंडिया हो गया, एक्रूवल भले आउटसाइड इंडिया है लेकिन अगर रिसीव्ड इन इंडिया हो गया तो बस बात खत्म, वो इंडियन इनकम है। और अगर वो इंडियन इनकम है तो सबके लिए टैक्सेबल है। एक्रूवल आउटसाइड इंडिया है बट रिसीव अगर इंडिया में हो गया पैसा तो वो इंडियन इनकम है और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, रिसीव भी इंडिया में नहीं हुआ लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इन दैट केस आल्सो दैट इनकम विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। क्लियर, इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। थर्ड सिचुएशन बोल रहा है इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अगर इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया में बट रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, इनकम अक्रू हो रहा है इंडिया में मतलब प्लेस ऑफ सर्विस इन इंडिया है बट इनकम रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो अक्रूवल या रिसीव में से कोई भी इंडिया में हो जाए तो क्या माना जाएगा, इंडियन इनकम। अक्रूवल या रिसीव में से कोई भी इंडिया में हो जाए तो क्या माना जाएगा, इंडियन इनकम। एंड इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल irrespective of residential status, whether he is resident as well as ordinary resident, resident but not an ordinary resident और नॉन रेसिडेंट। तो पहला 3 पॉइंट हम लोग को क्या समझा रहा है, पहला 3 पॉइंट हमको ये समझा रहा है कि ये तीनों का तीनों इंडियन इनकम है, ये तीनों का तीनों क्या है, इंडियन इनकम है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इंडियन इनकम क्या होता है। अगर प्लेस ऑफ एक्रूवल इन इंडिया है मतलब हमने जो सर्विस दिया अगर वो इंडिया में दिया है तो हमारा इनकम ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, इंडिया में, वो इंडियन इनकम है। अगर हमको पैसा रिसीव फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है तो भी वो इंडियन इनकम है। मतलब इनकम एक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम एक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी एक्रूड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये सारा का सारा इंडियन इनकम है। और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है, वेदर इज रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। क्लियर। थर्ड फोर्थ पॉइंट में आते हैं इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ऐसा इनकम जो एक्रू हुआ है प्लेस ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी पैसा हुआ आउटसाइड इंडिया, लेकिन एक ऐसा बिजनेस से पैसा रिसीव हुआ है जिसका प्रॉफिट, वो एक ऐसा बिजनेस से पैसा प्रॉफिट रिसीव हुआ है जिसका कंट्रोलिंग इंडिया से हो रहा है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ब्रांच जर्मनी में है, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एक ब्रांच है वो जर्मनी में है और हम लोग जर्मनी में सर्विस दे रहे हैं, इसका मतलब इनकम अक्रूड कहां हुआ, आउटसाइड इंडिया। पैसा भी रिसीव कहां हुआ, आउटसाइड इंडिया। तो इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये एक तरह का फॉरेन इनकम है। बट जो जर्मनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ब्रांच है उसका कंट्रोलिंग तो इंडिया से हो सकता है ना, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक इंडियन कंपनी है। क्लियर। जर्मनी में हम लोग सर्विस दे रहे हैं, जर्मनी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो प्लेस ऑफ सर्विस कहां हो गया, आउटसाइड इंडिया। तो इनकम अक्रू कहां हुआ, आउटसाइड इंडिया। पैसा भी रिसीव कहां हुआ, आउटसाइड इंडिया। क्लियर। मनी भी रिसीव कहां पे हुआ, आउटसाइड इंडिया। लेकिन सच बिजनेस कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बिकॉज उसका जो पेरेंट कंपनी है, क्लियर, उसका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है। तो इफ सच बिजनेस कैन बी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो याद रखना है कि दोनों रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों टैक्सेबल रहेंगे। लेकिन क्योंकि ये फॉरेन इनकम है, अक्रूवल आउटसाइड इंडिया हुआ है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, इसलिए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल नहीं रहेगा। क्या लिखा है देखो, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया from a business controlled or profession set up in India.
इनकम एक्रू भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया, इट मींस ये फॉरेन इनकम है। हाँ ये फॉरेन इनकम है। इनकम एक्रू हुआ आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी हुआ आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन इनकम है। लेकिन जहां से हमको इनकम डिराइव हो रहा है वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो सकता है। हाँ हो सकता है। अगर ये सिचुएशन है कि वो बिजनेस वो प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो सकता है तो दोनों ही रेसिडेंट टैक्सेबल होंगे, दैट इज रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फिफ्थ सिचुएशन क्या बोल रहा है, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, एक्रूअल भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। प्रोफेशन या फिर बिजनेस जो सेटअप है वो कहां सेटअप है, आउटसाइड इंडिया। सपोज हम लोगों ने इंडोनेशिया का लोकल बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, इंडोनेशिया का लोकल बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया और हमको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। इंडोनेशिया आउटसाइड इंडिया है, हमने अपना पैसा का डिपॉजिट कहां किया, आउटसाइड इंडिया, मतलब प्लेस ऑफ सर्विस कहां पे हो गया, आउटसाइड इंडिया। जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो भी आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया इनकम एक्रूड एज वेल एज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन इनकम है। इनकम एक्रू भी हुआ आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी हुआ है आउटसाइड इंडिया, ये फॉरेन इनकम है। पहला बात क्लियर, ये फॉरेन इनकम है। दूसरा चीज, इंडोनेशिया का जो लोकल बैंक है क्या वो इंडिया से कंट्रोल होगा, नहीं, इंडोनेशिया का लोकल बैंक इंडिया से कंट्रोल नहीं होगा। इसका मतलब इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया, क्लियर, मतलब ऐसा कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम मिल रहा है जो इंडिया से कंट्रोल नहीं होगा, तो उस केस में याद रखना है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्सेबल है, बाकी सब नॉट टैक्सेबल है। क्या लिखा है देखो फिफ्थ पॉइंट में, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम का एक्रूवल भी आउटसाइड इंडिया हुआ है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ है। फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई ऐसा बिजनेस से वो इनकम आ रहा है, कोई ऐसा प्रोफेशन से वो इनकम आ रहा है जो सेटअप किया गया आउटसाइड इंडिया, मतलब वो इंडिया से कंट्रोल नहीं होने वाला है। क्लियर। सपोज हम लोगों ने कोई ऐसा जगह पैसा डिपॉजिट किया, हम लोग ने जर्मनी का लोकल बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, तो हमने सर्विस कहां दे रखा है, हमने जर्मनी का कोई कंपनी में शेयर्स परचेज किया है। मान लो हमने जर्मनी का कोई कंपनी में शेयर्स परचेज किया है, तो हमने अपना सर्विस प्लेस ऑफ सर्विस कहां दे रखा है, जर्मनी में। इनकम अक्रू कहां हुआ, जर्मनी में। पैसा आपने जर्मनी का कंपनी में लगाया है तो आपका इनकम कहां अक्रू हुआ, जर्मनी में। आपको पैसा रिसीव भी वहीं पे हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। पहला बात ये क्लियर कर लो कि ये फॉरेन इनकम है। और जर्मनी का जो कंपनी है क्या वो इंडिया से कंट्रोल होगा, नहीं, जर्मनी का कंपनी इंडिया से कंट्रोल नहीं होगा, इट कैन नॉट बी कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। हेंस क्या हो जाएगा, हमारे जैसे लोग, मतलब रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट हमेशा टैक्सेबल रहेंगे, बट बाकी के लोग जैसे रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ये लोग टैक्सेबल नहीं रहेंगे। क्लियर। इनकम लास्ट सेकंड, उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट आता है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, इट मींस मेक्स नो डिफरेंस इफ द सेम इज लेटर रेमिटेड टू इंडिया। सपोज एक मिस्टर एक्स है, वो एम्प्लॉई है, मिस्टर एक्स एम्प्लॉई है, वो जर्मनी में सर्विस दे रहा है, जर्मनी में काम कर रहा है और उसको इनकम भी रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया, जर्मनी में ही इनकम रिसीव हो रहा है। तो सोचो इनकम जो सर्विस वो दे रहा है वो जर्मनी में दे रहा है, तो इनकम अक्रू कहां हुआ, जर्मनी में, और पैसा भी रिसीव हो रहा है जर्मनी में उसको। क्लियर। बाद में वो पैसा वो इंडिया ट्रांसफर कर रहा है अपना फैमिली को, बाद में अपना सैलरी का पोर्शन वो इंडिया में ट्रांसफर कर रहा है अपना फैमिली को। तो बाद में जो रेमिटेंस किया ना, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट टाइम पैसा अगर इंडिया के बाहर मिला है और एक्रूवल भी आउटसाइड इंडिया है तो वो फॉरेन इनकम कहलाएगा। क्लियर। फर्स्ट टाइम पैसा अगर इंडिया के बाहर मिला है तो वो फॉरेन इनकम कहलाएगा। बाद में अगर इंडिया में भेज दिए इससे कोई मतलब नहीं है। रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, रिसिप्ट वर्सेस रेमिटेंस। रेमिटेंस से मतलब नहीं है, फर्स्ट टाइम कहां रिसीव हुआ वो इंपॉर्टेंट है। सपोज मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन अ कंपनी इन जर्मनी, मिस्टर एक्स जो है वो जर्मनी का एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, बट उसको पैसा रिसीव होता है इन इंडिया, उसको पैसा नहीं मिलता, उसका वाइफ को पैसा मिलता है इंडिया में। ये क्या बोल रहे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर एक्स जो है वो जर्मनी में काम करता है, क्लियर, तो उसका प्लेस ऑफ अप्रूवल कहां हो गया, आउटसाइड इंडिया। उसका वाइफ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा है कि सारा पैसा इंडिया में आना चाहिए मेरा बैंक अकाउंट में, मतलब उसके वाइफ के बैंक अकाउंट में। क्लियर। सारा पैसा इंडिया में आना चाहिए उसके वाइफ के बैंक अकाउंट में, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा है, जबरदस्ती उसके वाइफ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रखा है।
क्लियर। मिस्टर एक्स बेचारा वहां पे इतना मेहनत से काम कर रहा है और उसको पैसा ही नहीं मिलता है, सारा पैसा उसका वाइफ का बैंक अकाउंट में आता है, सीधा उसका वाइफ का बैंक अकाउंट में आता है और उसकी वाइफ इंडिया में रहती है। तो तुम सोचो, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, पहला बार कब रिसीव हुआ? इंडिया में, तो क्या माना जाएगा? इंडियन इनकम। क्लियर। बाद में उसका वाइफ ने कुछ रुपया पानी खर्चा पानी भेज दिया अपने हस्बैंड को जर्मनी में, तो उस रेमिटेंस का कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो यही पॉइंट समझाया जा रहा है कि इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, अगर बाद में वो उसमें से कुछ रुपया अगर वो इंडिया रेमिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। इनकम अगर रिसीव आउटसाइड इंडिया हुआ है, एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हुआ है और बाद में से उसमें से कुछ इनकम में से कुछ पोर्शन अगर एम्प्लॉई इंडिया में ट्रांसफर कर रहा है अपना फैमिली के पास, तो वो इंडियन इनकम नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में भी रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्सेबल है, लेकिन बाकी सब नॉट टैक्सेबल है। क्यों? अगर इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया है, मनी भी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, तो वो फॉरेन इनकम है और फॉरेन इनकम पे जनरली क्या होता है, रेसिडेंट मतलब हमारे जैसे लोग, रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही टैक्सेबल होता है, बाकी लोग को हम लोग छोड़ देते हैं, नॉट टैक्सेबल रहता है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो पहले तो समझ जाओ, इनकम एक्रूड भी आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, क्योंकि इनकम एक्रूड और रिसीव दोनों ही आउटसाइड इंडिया है, इसलिए ये क्या माना जाएगा? फॉरेन इनकम। इन एनी प्रीसीडिंग इन एनी ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का प्रीवियस ईयर का कोई भी इनकम है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे का अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इनकम एक्रूड भी आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, तो पीछे के सालों का पास्ट का कोई भी अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम अगर बाद में रेमिट किया जा रहा है इंडिया में, तो वो तीनों के लिए नॉट टैक्सेबल रहेगा। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। पास्ट का कोई भी फॉरेन इनकम, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 2022-23 को छोड़ के पीछे के सालों का कोई भी फॉरेन इनकम अगर इंडिया में ट्रांसफर किया जा रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो तीनों के लिए नॉट टैक्सेबल रहेगा। तो समरी क्या है? अगर एक्रूवल या रिसीव कोई भी इंडिया में हो जाए तो इंडियन इनकम है, अगर एक्रूवल और रिसीव दोनों ही इंडिया के बाहर हो रहा है और वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो सकता है, तो दोनों रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल। लेकिन एक्रूवल और रिसीव दोनों ही आउटसाइड इंडिया है और वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो खाली रेसिडेंट एज वेल एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल। पहला बार रिसीव का हुआ पैसा, ये इंपॉर्टेंट है, बाद में रेमिटेंस किया उससे कोई मतलब नहीं है। एक्रूड भी आउटसाइड इंडिया है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है, तो वो फॉरेन इनकम है। और पीछे के सालों का अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम अगर बाद में, मतलब पीछे के सालों का 2017-18, 2018-19 का अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम बाद में इंडिया में ट्रांसफर करेगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तीनों के लिए नॉट टैक्सेबल है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।